हेलो एवरीवन। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री में हम कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। लेक्चर 5 का यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशंस का ही ये पार्ट चल रहा है। तो लेक्चर पार्ट 4 है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू और द पॉइंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू कोलाइडल सॉल्यूशंस। सारी बातें कोलाइडल सॉल्यूशंस को लेकर के चल रही। लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने किया था पार्ट 3 के अंदर दैट वाज अबाउट प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, और उसी में पॉइंट आता हार्डी-शेल्ज़र रूल का। और उसमें हमने ये सीखा था जो प्रेसिपिटेटिंग आयंस होते हैं ग्रेटर द वैलेंसी, जितना ज़्यादा चार्ज उनके पास होगा, मिनिमम विल बी द कोगुलेटिंग वैल्यू एंड मैक्सिमम विल बी द पावर। उनकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब सीधी सी बात है, अगर अमाउंट कम लग रही है और काम ज़्यादा हो रहा है तो पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो उन्हीं में पॉइंट चल रहा है हमारा अदर मेथड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसको प्रेसिपिटेट करने के और तरीके क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एक तो कर ही लिया हमने फ्लोकुलेशन प्रेसिपिटेशन नाम से। सेकंड इज बाय टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? टॉपिक इज अबाउट टॉपिक जो चल रहा है हमारा वो क्या है? अबाउट प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स को हम डिस्पर्जन मीडियम से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ये टॉपिक चल रहा है। तो एक टॉपिक हमने इसका कर लिया फ्लोकुलेशन के नाम से, प्रेसिपिटेशन या पेप्टाइजेशन या कोगुलेशन के नाम से। तो ये टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। आज हम बात करेंगे सेकंड मेथड की, हाउ द कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम, दैट इज बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी हम इस काम को कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या था? एक यू शेप्ड ट्यूब लेते हैं और इस यू शेप्ड ट्यूब के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन को डालते हैं और इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे हम करंट पास करते हैं तो हमें पता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दे कैरी स्पेसिफिक चार्ज, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सप्लाई दीज पार्टिकल्स विल मूव टू देयर काउंटर इलेक्ट्रॉन्स एंड विल गेट डिपॉजिटेड ओवर देयर, और वहां पर जाकर क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। तो ज्यादा लंबे समय तक अगर इस प्रोसेस किया जाएगा so all of the colloidal particles will keep on depositing at the specific electrode, leaving behind the solvent. So this is electrophoresis. A detailed point of this have been discussed in the last video. So that was second method of precipitating or separating the colloidal particles. Next is by mutual coagulation. Third method is by mutual कोगुलेशन। म्यूचुअल का मतलब हो गया आपस में, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? टू कोलाइडल सॉल्यूशंस विद अपोजिट चार्जेस, टू कोलाइडल सॉल्यूशंस विद अपोजिट चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। दो कोलाइडल सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर देंगे जिनके कोलाइडल पार्टिकल्स के पास अपोजिट चार्ज होंगे। तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज करते दोनों की कोलाइडल पार्टिकल नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल नेगेटिवली चार्ज आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडल सॉल्यूशन को जब हम मिक्स कर दें पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ, तो ये पार्टिकल इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ये इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, दैट इज न्यूट्रल न्यूट्रलाइजेशन, एंड बोथ ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स दे विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और दोनों एक दूसरे को डिपॉजिट करने का, सेपरेट करने का काम करते हैं। फोर्थ मेथड इज बाय प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस। प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस जो डायलिसिस का टॉपिक है और जो हम ऊपर की तरफ में काम कर रहे हैं इनमें थोड़ा सा फर्क मिलेगा। पॉइंट ऑफ लिटिल पॉइंट ऑफ डिफरेंस विल बी देयर। और डिफरेंस क्या है इनके अंदर? देखिए डायलिसिस के अंदर क्या होता है? मूवमेंट ऑफ crystalloid particles through the cell membrane or the process of separating crystalloid particles from colloid particles in the colloidal solution by using cell membrane is known as dialysis.
तो डायलिसिस के मेथड को हमने किया था, सो इट वाज लाइक दैट। ये हो गया यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन। इट कंटेन्स कोलाइड पार्टिकल्स एंड क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स, दोनों प्रकार के पार्टिकल। जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं उनको हमने स्मॉल डॉट से दिखा दिया, और जो कोलाइड्स पार्टिकल है उनको हमने लार्ज पार्टिकल साइज से रिप्रेजेंट किया। तो छोटी साइज वाले तो कौन से हो गए, क्रिस्टलोइड्स, और बड़ी साइज वाले कौन से हो गए, कोलाइड्स। और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन दोनों तरफ में, ये सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन का नाम होता है SPM, मतलब सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। परमेएबल का मतलब जिसमें से कोई चीज आ जा सकती हो, सेमी का मतलब जिसमें से सेलेक्टेड काम हो, यानी कि अब जैसे सॉल्यूट के रूप में यहाँ पर दो चीज होगी, कोलाइड्स भी है और क्रिस्टलोइड्स भी है। तो इस सेल मेम्ब्रेन में सिर्फ क्रिस्टलोइड पार्टिकल जो छोटी साइज के होते हैं वो इसमें से डिफ्यूज आउट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस कौन सी होगी, डायलिसिस। इसी का नाम इलेक्ट्रोडायलिसिस कब होता है, जब इलेक्ट्रिकल रोड्स आर यूज्ड। इस प्रोसेस के अंदर जब इलेक्ट्रिकल रोड्स का यूज किया जाता है तो ये प्रोसेस बन जाती है इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, वी आर सेपरेटिंग कोलाइडल पार्टिकल्स। सो दिस इज द फोर्थ मेथड ऑफ सेपरेटिंग, एंड द लास्ट मेथड बाय व्हिच colloidal particles can be separated from the crystalloid particles is by excessive heating or by excessive cooling। अगर हम colloidal particles को या colloidal solution को बहुत ज्यादा हीट कर दें या बहुत ज्यादा कूल कर दें तो उससे भी colloidal particles can be separated from the colloidal solution। So next method is by heating or by cooling। फॉर एग्जाम्पल हम पहले बात करते हैं हीटिंग को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हीट बटर, जब हम बटर को हीट करते हैं तो जो इसमें फैट होता है इट गेट्स डिपॉजिटेड, फैट डिपॉजिट होता है, और जो इंप्योरिटीज होती हैं दे फ्लोट एट द सरफेस, वो इसके ऊपर की तरफ में आ जाते हैं। सो बटर इज एक्टिंग लाइक ए कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बटर जो है जिसमें फैट भी है एंड इट कंटेन्स सर्टेन इंप्योरिटीज आल्सो, तो उसमें क्या बटर किसका काम करेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन का काम करेगा। सो ऑन एक्सेसिव हीटिंग, जब इसको बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो बटर में जो फैट होता है वो क्या करता है, मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है, और नीचे की तरफ में प्रिसिपिटेट कर जाता है, और जो इंप्योरिटीज होती हैं दे बीइंग लाइटर वो सरफेस के ऊपर की तरफ आ जाती हैं। सो बाय एक्सेसिव हीटिंग प्रिसिपिटेशन कैन बी कैरिड आउट। अब होता क्या है, एक्सेसिव हीटिंग के कारण से जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, मे बी क्रिस्टलोइड और मे बी कोलाइड्स, जो क्रिस्टलोइड और कोलाइड का जो पॉइंट आता है दैट इज ओनली इन डायलिसिस, ये ध्यान रखें आप। बाकी जनरल जो टर्म हम यूज कर रहे हैं उनमें दोनों ही बात एक है, क्रिस्टलोइड और कोलाइड्स कॉमन वर्ड यूज है। डायलिसिस में क्रिस्टलोइड और कोलाइड्स को अलग से यूज या अलग से सेपरेट किया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास दोनों प्रकार के पार्टिकल, आप क्रिस्टलोइड मान लो, कोलाइड्स मान लो, या दोनों को ही मान सकते हो। तो जब हम एक्सेसिव हीटिंग करते हैं तो वी नो दैट कोलाइडल पार्टिकल they always contain certain charge over them, इनके पास कोई ना कोई चार्ज होता है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, बटर का लगाओ किसी का लगाओ, हम बाय एक्सेसिव हीटिंग की बात करें तो हीटिंग के कारण से ये कैसे हो रहा है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो जब हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो हीट करने पर जो कोलाइडल पार्टिकल्स के पास में चार्ज होता है वो उनसे डिसॉल्व हो जाता है। बाय एक्सेसिव हीटिंग the charge present on the colloidal particle it get dissolved, वो उनसे अलग हो जाता है, and particles become neutralized, particle neutralize हो जाते हैं, और particle neutralize होते फिर क्या करेंगे, they will come close to each other and will form the large particles with heavy mass and will start precipitating। और जैसे ही आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, बड़ी साइज बदलने शुरू हो जाएंगे लाइक दैट, छोटे छोटे पार्टिकल पे, और बड़ी साइज में बढ़ते इनका वेट ज्यादा हो जाएगा, और वेट ज्यादा होते क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट प्रिसिपिटेटिंग, नीचे की तरफ में ये जमना शुरू कर देंगे। दैट इज बाय हीटिंग, ये हीटिंग के कारण से काम। अब बात करते हैं बाय कूलिंग। मिल्क जो होता है, अगर आप मिल्क को बहुत ज्यादा ठंडा कर दो तो उसमें जो क्रीम होती है, उसमें जो फैट पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सेसिव कूलिंग के कारण से दे कम एट द सरफेस, वो ऊपर की तरफ में आ जाते हैं, लिविंग बिहाइंड द, नीचे की तरफ में डिस्पर्जन मीडियम रह जाता है। सो बाय एक्सेसिव कूलिंग और बाय एक्सेसिव हीटिंग वी कैन सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द कोलाइडल मीडियम। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ हाउ टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम कोलाइडल मीडियम।
और कोलाइडल सॉल्यूशन। इनमें एक पॉइंट है हमारे पास में इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीस वर्ड्स। ऑस्मोसिस जो वर्ड होता है, इट मींस, ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ये इसी का नाम क्या था, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर, ये है सॉल्वेंट का। और डायलिसिस जो हम बात कर रहे हैं, इन दोनों ही पॉइंट्स के अंदर कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि कॉमन पॉइंट क्या, दोनों के अंदर बोथ ऑफ देम दे यूज सेल मेम्ब्रेन। दोनों में सेल मेम्ब्रेन का यूज, और दोनों प्रोसेसेस में सेल मेम्ब्रेन यूज होता है, और दोनों के अंदर ही कोलाइडल सॉल्यूशन लिया जाता है। दोनों में कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं, तो जिस चीज को यूज करें वो कोलाइडल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोसोसिस में जिस चीज को यूज करें वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन। पॉइंट आता है किसको सेपरेट किया जा रहा है, उसका फर्क है। डायलिसिस के अंदर क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान करना है। जो क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स होते हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम कोलाइड्स। तो यहाँ इसके अंदर सॉल्वेंट का कोई जिक्र नहीं होता, सॉल्वेंट का कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ इन दो चीजों को लेकर के बात हो रही है। इनको हम कोलाइड से सेपरेट करने का काम करते हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि इनकी साइज क्या होती है, छोटी होती है, इनकी साइज बड़ी होती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन में से आसानी से एक्सटर्नल मीडियम के अंदर, एक्सटर्नल सॉल्यूशन के अंदर, चाहे प्योर सॉल्वेंट हो उसके अंदर डिफ्यूज आउट, बाहर की तरफ निकल जाता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन जो था उसके अंदर कोलाइड्स आर लेफ्ट, उसमें कोलाइड्स बच जाते हैं। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की जब हम बात करें तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में भी यही काम हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल मूव आउट, इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट और डिफरेंस जो इसके अंदर आ रहा है कि जब डायलिसिस की प्रोसेस करवाई जाएगी तो कोलाइडल सॉल्यूशन विल बी लेफ्ट, कोलाइडल सॉल्यूशन बचेगा विद कोलाइड्स पार्टिकल, कोलाइडल सॉल्यूशन बचेगा इसके अंदर, लेकिन किसके साथ होगा, विद कोलाइड्स, उसमें कोलाइड्स पार्टिकल, कोलाइड पार्टिकल्स विल बी देयर। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन यूज हो रहा है, ये बीकर हो गया, पार्टीशन कर दिया हमने इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन से। एक तरफ में हमने रखा है इसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन, दिस इज कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, और दूसरी तरफ में हमने प्योर सॉल्वेंट को रखा है, ये हो गया। तो अब होगा क्या इसके अंदर कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन दे आर अलाउड टू मूव, वो ही इनमें से जा सकते हैं। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जैसे जैसे ऑस्मोसिस की प्रोसेस चलेगी वैसे वैसे सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल मूव, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स चलते रहेंगे फ्रॉम द सॉल्यूशन टुवर्ड्स द एक्सटर्नल सोर्स, टुवर्ड्स द एक्सटर्नल सॉल्यूशन, और अंदर की तरफ में क्या बच जाएगा, ओनली कोलाइडल पार्टिकल्स विल बी लेफ्ट। तो यहाँ क्रिस्टलोइड या कोलाइड वर्ड का जिक्र नहीं है, यहाँ सिर्फ बात आ गई, दोनों ही बातों लेंगे, और वो क्या बोल दिया, कोलाइड पार्टिकल्स। तो अगर हम ऑस्मोसिस के काम को ज्यादा समय तक कराएंगे तो क्या होगा, होल ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन विल मूव आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू द एक्सटर्नल मीडियम, बाहर की तरफ सारा पानी निकल जाएगा, पीछे की तरफ में क्या बच जाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो हमारा काम क्या चलता है, मेथड ऑफ सेपरेटिंग कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द मीडियम से अलग करने। दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस विल बी नेम्ड एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, जब इसी काम के लिए हम भी यूज इलेक्ट्रोड्स। अगर हम इस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रोड्स का यूज करना शुरू कर दें, इलेक्ट्रोड्स में पॉजिटिव चार्ज का या नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रोड्स को हम यूज कर सकते हैं, तो वो क्या होगा कि वी नो कि कोलाइडल पार्टिकल्स एंड डिस्पर्जन मीडियम, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं और डिस्पर्जन मीडियम होते हैं, दे कंटेन अपोजिट चार्ज टू ईच अदर। अगर कोलाइडल पार्टिकल्स के पास नेगेटिव चार्ज है तो डिस्पर्जन मीडियम यानी सॉल्वेंट के पास कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर कोलाइडल पार्टिकल्स के पास में पॉजिटिव चार्ज है तो मीडियम के पास कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो मीडियम के पास जैसा चार्ज होगा उसका अपोजिट इलेक्ट्रोड को हम यूज करेंगे। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स यानी मीडियम पार्टिकल्स तो मूव कर ही रहे थे, नाउ लेट अस कंसीडर कि जो मीडियम है उसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो बाहर की तरफ में जो पार्टिकल्स आ रहे हैं यानी कि सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उनके पास कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो हम बाहर की तरफ कैसा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। The process of osmosis will now get fastened, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो सेल मेम्ब्रेन से निकलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण को बहुत तेजी के साथ अट्रैक्ट करेगा, तो ऑस्मोसिस का काम क्या हो जाएगा, तेजी के साथ में होगा। सो नाउ इट विल बी नोन एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन
by using electrodes or by using oppositely charged electrodes or by using electrical field is known as electroosmosis. So these were the different methods. ये वो अलग-अलग तरीके थे जिनसे हम colloidal solutions को उनके colloidal medium और colloidal particle से अलग कर सकते हैं. Next is about gold number. The next topic is related to colloidal solution. Colloidal solution का topic है gold number. थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आती है. प्रॉब्लम ये है कि जो टॉपिक हम करेंगे इसके अंदर वो गोल्ड सॉल्यूशन से रिलेटेड है. उसको हम बोलते हैं रेड गोल्ड सॉल्यूशन. रेड गोल्ड सॉल्यूशन. तो सुनने पर ये गोल्ड नंबर जब हम वर्ड सुनते हैं तो गोल्ड नंबर जो वर्ड होता है ऐसे लगता है कि गोल्ड पार्टिकल्स को लेकर के उनकी अमाउंट को लेकर के गोल्ड पार्टिकल्स को या गोल्ड के जो एटम है उनको लेकर के गोल्ड के अमाउंट को लेकर के वर्ड यूज किया, जबकि ये बिल्कुल भी उस पॉइंट पर डिपेंड नहीं है. गोल्ड से इनडायरेक्टली डिपेंडेड है लेकिन गोल्ड के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेड वर्ड नहीं है. गोल्ड के लिए यूज नहीं हो रहा. गोल्ड एटम्स जो होते हैं सॉल्यूशन के अंदर उनके लिए वर्ड यूज नहीं हो रहा है. किसके लिए होता है तो उसका हम पूरी प्रोसेस को समझते हैं. फॉर दिस प्रोसेस और टू अंडरस्टैंड गोल्ड नंबर सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है रेड गोल्ड सॉल्यूशन की. और सही ढंग से बोले तो इट इज नोन एज स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन. स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन इन विच 0.00532.0058 milligrams of gold is mixed in percent of gold is mixed in 100 milliliter सॉल्यूशन. आपका से परसेंट है तो परसेंट क्या हो जाएगा 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि 100 मिलीलीटर का जो सॉल्यूशन है अगर उस सॉल्यूशन के अंदर गोल्ड की अमाउंट इतनी हो तो ऐसे सॉल्यूशन को सपोज ये बीकर हो गया और ये बीकर जो है इसके अंदर 100 मिलीलीटर का गोल्ड सॉल्यूशन है और इसके अंदर जो गोल्ड पार्टिकल्स हैं दे आर इन दिस रेंज. ये इसके अंदर ये जो गोल्ड पार्टिकल्स है, गोल्ड क्या है? एक मेटल है. तो गोल्ड की जगह कोई और पार्टिकल भी ले सकते हैं, किसी और मेटल को भी हम ले सकते हैं. तो मेटल के जो सॉल्यूशन होते हैं चाहे वो गोल्ड का सॉल्यूशन है किसी और मेटल का सॉल्यूशन दे आर लायोफोबिक इन नेचर. ये लायोफोबिक नेचर के होते हैं. लायोफोबिक नेचर का मतलब क्या है कि गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं या मेटल के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन बनाने का काम नहीं करते, वो नीचे की तरफ में प्रेसिपिटेट कर जाते हैं. इफ समहाउ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय गोल्ड पार्टिकल्स, गोल्ड पार्टिकल्स के द्वारा या मेटल पार्टिकल्स के द्वारा कोई सॉल्यूशन बन भी जाता है थोड़ा बहुत, तो ऐसे में हम उसके अंदर बाहर से इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम ऐड कर देंगे तो अगर सॉल्यूशन बन रहा है पार्टिकल्स का मेटल पार्टिकल्स का तो उसका बनने का कारण क्या होगा? चार्ज का पाएगा, उनके पास कुछ चार्ज होगा. अब हमने क्या कर दिया बाहर से इलेक्ट्रोलाइट और ऐड कर दिया तो थोड़ा बहुत सॉल्यूशन अगर बना था मेटल का तो वो आके उन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा. अब सारे के सारे गोल्ड पार्टिकल्स या मेटल पार्टिकल्स विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन एट द बॉटम. तो जो पार्टिकल नीचे की तरफ बैठ रहे हैं दे आर ऑफ लायोफोबिक नेचर. तो ये हो गया, मान लो ये हो गया गोल्ड पार्टिकल. तो गोल्ड पार्टिकल कैसे नेचर का हुआ? लायोफोबिक पार्टिकल. इट इज एक्टिंग एज लायोफोबिक पार्टिकल. ये लायोफोबिक पार्टिकल का काम कर बिकॉज ये सॉल्यूशन का तो बना नहीं रहा, नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट कर रहा है. जब रहा है नीचे की तरफ तो गोल्ड पार्टिकल्स में प्रेसिपिटेशन का काम कर रहा है. और अगर नहीं भी हो रहा था थोड़ा बहुत सॉल्यूशन मेटल का बनता है तो उस कसर को भी किसने पूरा कर दिया? इलेक्ट्रोलाइट ने उसको सारे न्यूट्रलाइज कर दिया, सब पार्टिकल नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट कर दिया. तो दो बात हुई यहाँ पर. एक तो मेटल्स नेचर कैसे हैं? लायोफोबिक नेचर के, दे डू नॉट इजीली फॉर्म द सॉल्यूशन. दूसरा अगर थोड़ा बहुत बन भी जाता है तो उसको हमने न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रेसिपिटेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया. नाउ द पॉइंट इज दैट आइदर बाय लायोफोबिक नेचर और बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट metal particles especially gold particles are settling down at the bottom of the solution. So metal particles will function as lyophobic particles. Now the point is if we again want to move these particles जो नीचे की तरफ पार्टिकल जम गए हैं अगर हम उनको वापस सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर ले जाना
चाहते हैं, यानी कि we again want to turn this solution these particles to the solution form, तो इसके लिए अब हमें बाहर से इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट बी एडेड। क्या ऐड करेंगे? सब्सटेंस विल बी एडेड। बाहर से हम किसी सब्सटेंस को डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को नहीं डालेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखना है। जबकि प्रेसिपिटेशन के अंदर क्या होता? फॉर द प्रेसिपिटेशन प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइट वाज यूज्ड। कोलाइडल पार्टिकल्स दे वर हैविंग सम चार्ज। मेटल की बात नहीं करें, किसी कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें जो स्टेबल होता है, तो उनके पास कैसा चार्ज होता है? कोई ना कोई चार्ज होता है। तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर से हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट के कारण से वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और न्यूट्रलाइज होकर नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट कर जाती है। तो इस प्रोसेस का नाम था प्रेसिपिटेशन। सो प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन वाज कैरिड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट। और अब हम प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स को, खास करके बात चल रही है गोल्ड या मेटल्स को लेकर, उनको वापस वी आर कन्वर्टिंग बैक देम टू द सॉल्यूशन फॉर्म। तो सॉल्यूशन फॉर्म में ले जाने के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं? सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट को यूज नहीं कर रहे हैं। जो सब्सटेंस हम यहां यूज करेंगे दे विल बी ऑफ लायोफिलिक नेचर। ये लायोफिलिक नेचर क्यों है? क्योंकि जिन चीजों को नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट किया जा चुका है, उन्हें वापस सॉल्यूशन फॉर्म में अगर लाना है तो ऐसी चीज को डालना पड़ेगा जो पानी के अंदर मिक्स हो जाए। और जो चीजें पानी में मिक्स हो जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लायोफिलिक नेचर या लायोफिलिक पार्टिकल्स। एंड द लायोफिलिक पार्टिकल्स आर लाइक, कौन कौन हो सकते हैं? गम, जिलेटिन, स्टार्च। These particles are of लायोफिलिक नेचर। तो जैसे ही अब हम स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन के अंदर या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मेटल के पार्टिकल नीचे प्रेसिपिटेट करेंगे, उनके अंदर जब लायोफिलिक पार्टिकल्स को डालेंगे तो ये लायोफिलिक पार्टिकल्स विल कम एंड डिपॉजिट एट द सरफेस ऑफ द लायोफोबिक पार्टिकल्स। जो लायोफोबिक पार्टिकल उनके सरफेस के ऊपर आकर के जम जाएंगे। तो ये क्या है? लायोफिलिक पार्टिकल्स। ये लायोफिलिक पार्टिकल्स एक पूरी लेयर बनाएंगे इसके ऊपर की तरफ में, और बाहर की तरफ का जो सरफेस हो गया वो कैसे नेचर का है? लायोफिलिक नेचर का। अंदर जो पार्टिकल्स थे वो कैसे थे? लायोफोबिक थे। तो अंदर की तरफ जो पार्टिकल्स दब गए हैं लायोफिलिक पार्टिकल्स का, तो उनका बिहेवियर भी दब जाएगा। तो अब किसका बिहेवियर होगा, किसका कैरेक्टर आएगा? लायोफिलिक पार्टिकल्स का। और लायोफिलिक पार्टिकल जो बाहर की तरफ में इनके एक लेयर बना रहे हैं वो कैसे नेचर के होंगे? वाटर डिसॉल्विंग नेचर के होंगे। सो नाउ अगेन दीज पार्टिकल, जैसे ये लेयर बनेंगे के बाद ये पार्टिकल वापस पानी के अंदर मिक्स होना शुरू कर देंगे। तो दो पॉइंट हुए, लायोफोबिक पार्टिकल्स, इनको हम बोलते हैं पार्टिकल बीइंग प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है जमने से बचाना, प्रेसिपिटेशन से बचाना। ये हो गया पार्टिकल बीइंग प्रोटेक्टेड, इसको हम कह सकते हैं। जिसे लायोफोबिक पार्टिकल है इसी को हम क्या कहेंगे? पार्टिकल बीइंग प्रोटेक्टेड। पार्टिकल बीइंग प्रोटेक्टेड। ये कैसे होंगे? प्रोटेक्टिंग पार्टिकल, दे आर नोन एज प्रोटेक्टिंग पार्टिकल्स। ये वो पार्टिकल जो इसको जमने से बचा रहे हैं, जमने से रोक रहे हैं, वो सॉल्यूशन फॉर्म में बदल रहे हैं। ये हो गया। तो अब पूरी जो डेफिनेशन है इसकी, उस डेफिनेशन की तरफ में आ जाते हैं। रेड गोल्ड, ये तो वो पॉइंट हमने यूज किए हैं इसके अंदर जो स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन के गोल्ड नंबर में बातें यूज होंगी उनके लिए। तो अब हम डेफिनेशन की तरफ में आ जाते हैं। क्या क्या पॉइंट आपको इसमें बताने होते हैं स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन के अंदर। गोल्ड नंबर शुरुआत करते हैं। गोल्ड नंबर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स ऑफ लायोफिलिक नेचर। जो सब्सटेंस हमने बाहर से डाला है, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस हमने मेटल सॉल्यूशन में डाला है, उसकी अमाउंट को ही हम गोल्ड नंबर के नाम से बोलते हैं। लेकिन ये किसके लिए बोलते हैं? ये बोलेंगे सिर्फ जब मेटल के रूप में गोल्ड हो तो ही हम बोलेंगे गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर के लिए क्या क्या पॉइंट यूज हो रहे हैं देखिए। 10 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन।
10 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन। जो हमने बनाया है वो कितना बनाया है 100 मिलीलीटर, और वो कैसे बना, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए, इतने ग्राम अगर गोल्ड के हैं 0.0053 से 0.0058 ग्राम 58 ग्राम तक अगर इसमें गोल्ड के पार्टिकल्स हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड रेड गोल्ड के नाम से लेंगे, बिकॉज ऐसा सॉल्यूशन जो होता है इट इज ऑफ रेड कलर, ये रेड कलर का होता है, इसलिए इसका नाम हो गया स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन। ये जो वेट है गोल्ड का, इसका नाम है स्टैंडर्ड वेट, तो ये इसलिए पूरा सॉल्यूशन बन गया स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन। इस स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन के अंदर ये तो पहला पॉइंट जिसको आपको ध्यान रखना डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट है इसमें 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम दे रहे हैं, वो डाला जाता है इसमें, ताकि कुछ गोल्ड पार्टिकल जो सॉल्यूशन फॉर्म में थे तो वो नीचे की तरफ प्रिसिपिटेट कर, यानी कि सारे के सारे गोल्ड पार्टिकल्स में प्रिसिपिटेशन फॉर्म के अंदर आ जाए। उसके बाद में अगला जो वर्ड आता है दैट इज अबाउट सब्सटेंस। सब्सटेंस की का जो वेट लगता है इन मिलीग्राम्स, क्योंकि सॉल्यूशन ही कैसा हमारे पास बहुत ही कम अमाउंट का गोल्ड पार्टिकल्स में बहुत कम अमाउंट के, तो सब्सटेंस जो लगेगा उसके अंदर उनको सॉल्यूशन फॉर्म बदलने के लिए वो किस में लगेगा, मिलीग्राम के अंदर लगेगा। तो ये 3 पॉइंट है जो इसकी डेफिनेशन के अंदर आते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इज गोल्ड नंबर इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मिलीग्राम which is added to a 10 milliliter of standard red gold solution in which 1 milliliter of 10% NaCl is rapidly added so as to convert the precipitated gold particles to the colloidal solution form is known as gold number। तो जो सब्सटेंस हम बाहर से डाल रहे हैं इसकी वैल्यू का ही नाम क्या है, इसकी वैल्यू, ठीक है, यानी कि इसका जो वेट लग रहा है इसका ही नाम क्या है, गोल्ड नंबर, दिस इज गोल्ड। तो गोल्ड नंबर किस में होगा, विल बी इन मिलीग्राम्स, मिलीग्राम में होगा, बहुत कम अमाउंट, क्योंकि सॉल्यूशन ही कैसा हमारे पास है बहुत कम अमाउंट के अंदर, ओनली 10 मिलीलीटर हमने लिया, 100 मिलीलीटर भी लिया, 100 मिलीलीटर तो बनाएगा, 100 मिलीलीटर में से सिर्फ 10 मिलीलीटर ही लेना, यानी बहुत कम अमाउंट होगी उसके अंदर। तो 10 मिलीलीटर जो हम ले रहे हैं उसके अंदर 1 मिलीलीटर का NaCl ऐड किया, न्यूट्रलाइजेशन होगी इन दोनों के बीच में, सारे गोल्ड पार्टिकल सेटल हो जाएंगे। अब उनको सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करने जो सब्सटेंस हम डाल रहे हैं उसकी वैल्यू का नाम हो गया गोल्ड नंबर। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने कोगुलेशन में किया था तो वहां वर्ड यूज हुए थे, एक तो वर्ड हुआ था कोगुलेशन, प्रिसिपिटेशन या फ्लोकुलेशन। इनिशियलेटेड वर्ड बना था कोगुलेशन वैल्यू या प्रिसिपिटेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू, और फिर इनिशियलेटेड वर्ड बना था पावर। तो 3 वर्ड थे जो एक साथ यूज हो रहे थे। यहां जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं उसके अंदर गोल्ड नंबर आ रहा है, गोल्ड नंबर आ रहा है, ये तो प्रोसेस का नाम होता है, ये प्रोसेस का नाम है, ये अमाउंट का नाम होता है, और ये नाम से पता चल रहा है ये पावर, जो कोलाइडल पार्टिकल जो इलेक्ट्रोलाइट के बाहर से डाले थे उनकी पावर कितनी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ऐसे ही जो अमाउंट है सब्सटेंस की, जो सब्सटेंस की अमाउंट है उसका तो नाम क्या हो गया, गोल्ड नंबर। यानी जैसा कोगुलेशन वैल्यू हम बोल रहे थे ऐसे क्या नाम, इलेक्ट्रोलाइट बाहर से डलता है उसका नाम, या सब्सटेंस बाहर से डलता है उसका नाम गोल्ड नंबर, ऐसे। तो गोल्ड नंबर हो गया, और उसके बाद में अगला वर्ड आता है रेसिप्रोकल। जो रेसिप्रोकल ये रिप्रेजेंट करता है पावर, यानी कि गोल्ड नंबर जितना कम होगा पावर या रेसिप्रोकल उतनी ही ज्यादा। तो जो सॉल्यूशन जो हम यूज कर रहे हैं वो कैसा है, स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन है, 10 मिलीलीटर का है, और 1 मिलीलीटर उसके अंदर वो NaCl डाल रखा, टोटल 11 मिलीलीटर का वो सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो सब्सटेंस ऐड करेंगे वो अलग अलग नेचर का ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम उसके अंदर कि जिलेटिन को ऐड करते हैं, ये स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन मान लिया हमने, ये हो गया, इसमें ये गोल्ड पार्टिकल्स हैं विच आर प्रिसिपिटेटेड।
अब बाहर से जो हम सब्सटेंस डाल रहे हैं ये गोल्ड पार्टिकल्स, दो चीजें, स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन है, प्लस NaCl का 1 मिलीलीटर 10% वाला, ये दो चीजों का मिक्स है। अब बाहर से हम क्या डाल रहे हैं इसमें सब्सटेंस, और सब्सटेंस के फॉर्म में पहले हमने किसको डाला है, जिलेटिन को डाला। Then by experiment it is found that only from 0.005 to 0.001 milligram of gelatin is used for precipitating the all gold particles in this solution to colloidal form or to solution form। इनको आपके सॉल्यूशन में बदलने के लिए जेलेटिन की कितनी अमाउंट यूज हो रही है, सिर्फ इतनी ही अमाउंट यूज हो रही है। वही अगर हम बात करें दूसरा एग्जांपल ले लें, एंड द सेकंड एग्जांपल मान लो केजिन को लेते हैं। केजिन एक प्रोटीन मिल्क होता है, अगर हम उस प्रोटीन मिल्क प्रोटीन को अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर डालें तो इसकी जो अमाउंट यूज होगी दैट इज 0.01 to 0.02 मिलीग्राम। अब देखो इसकी वैल्यू में कितना फर्क आ रहा है, इसकी वैल्यू 0.005 थी, इसकी वैल्यू 0.0, तो यानी कि इसकी वैल्यू बहुत कम हुई, इसकी वैल्यू क्या हुई, थोड़ी सी बढ़ गई। वहीं अगर हम और एग्जांपल ले लें, मान लो गम अरेबिक को यूज करते हैं, अगर मान लो गम अरेबिक को यूज किया तो इसकी जो वैल्यूज होती है दैट इज फ्रॉम 0.15 to 0.25 मिलीग्राम, तो इसकी कितनी वैल्यूज होती है। वहीं अगर हम मान लो पोटैटो स्टार्च का यूज करें तो इसकी वैल्यू होती है पोटैटो स्टार्च, तो इसकी वैल्यू होती है 20 to 25 मिलीग्राम, तो इसकी तो यहाँ नीचे की तरफ जैसे हम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, अमाउंट इज इंक्रीजिंग, अमाउंट बढ़ती जा रही है। यहाँ अमाउंट वर्ड यूज नहीं करना, वर्ड क्या यूज करना है, गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर क्या हो रहा है, इनका इंक्रीज होता जा रहा है। समझने के लिए हम क्या करें, अमाउंट बोल रहे हैं, तो अमाउंट इन सब्सटेंसेस की लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि काम तो वही हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनकी पावर भी कम होती जा रही है। लेसर द गोल्ड नंबर जितना कम होगा पावर उतनी ही ज्यादा होगी। और पावर को हम किस नाम से बोल रहे हैं, रेसिप्रोकल के नाम से बोल रहे हैं। तो जिलेटिन के लिए जो रेसिप्रोकल है, यानी कि रेसिप्रोकल और जिलेटिन इज फ्रॉम 100 to 200, 100 से 200% कह सकते हो, या इसकी रेसिप्रोकल इसका पावर जो है इतना होता है। वही इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो केजिन की जो रेसिप्रोकल वैल्यू है, क्योंकि इसकी अमाउंट क्या होगी, बढ़ गई है, तो पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वो होती है फ्रॉम 100 to 50, 100 से 50 तक की होती है। वहीं अगर हम और आगे की तरफ मूव करें तो गम की जो होती है वो 7 to 4 होती है, और इसके अंदर अगर हम चले जाएं तो इनकी होती है 0.5 to 0.4 तक इनकी रेंज होती है, रेसिप्रोकल रेंज, ये रेसिप्रोकल रेंज है। तो अमाउंट बढ़ती चलेगी तो पावर क्या होती चलेगी, डिक्रीज होगी। पावर का नाम क्या चल रहा है, रेसिप्रोकल चल रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट गोल्ड नंबर, ये गोल्ड नंबर के बारे में बात है। इन शॉर्ट अगर अब हम बात करें तो दिस होल ऑफ दिस प्रोसेस वाज अबाउट एक्सप्लेनिंग वाज टू मेक गोल्ड नंबर कॉन्सेप्ट क्लियर। तो गोल्ड नंबर में करना क्या है, गोल्ड नंबर में भी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ substance or amount of colloids or amount of external material, external non-electrolytic substance which is added to a 10 milliliter of standard red gold solution in which 1 milliliter of 10% NaCl is rapidly added so as to precipitate all the gold particles। तो जो सब्सटेंस की वैल्यू जो यूज हो रही है उसी वैल्यू का नाम क्या हुआ, गोल्ड नंबर हुआ। गोल्ड नंबर से पता चलेगा उसकी पावर का, जितना कम गोल्ड नंबर होगा पावर उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे जिलेटिन में वैल्यू बहुत कम यूज हो रही है, पावर उसकी बहुत ज्यादा है। वही पोटैटो स्टार्च में वैल्यू ज्यादा यूज हो रही है, 20 से 25 मिलीग्राम यूज हो रही है, रेसिप्रोकल हो गया, इसका पावर होगी 0.5 to 0.4। ये हुआ भाई। सो these were the topics which were discussed in colloidal solution।